नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नया यूनिट और न्यू बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबकी बहुत ही रिक्वेस्ट थी, इसी वजह से मैं इस बैच को स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोगों की जो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कमेंट आती है, आप लोगों का ढेर सारा प्यार मेरे साथ है। इसी वजह से आज मैं मोटिवेट होकर आप लोगों की क्लास को शुरू करती हूँ। ओके, तो आज के जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यूजीसी नेट, जीसैट, टेट एंड टाट इनकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, मीन्स टीचिंग फील्ड में जाने का आप सोच रहे हो, तो आपके लिए ये जो यूनिट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मानकर आपको चलना है। ओके, चले तो शुरुआत करते हैं क्लास की। ओके, सबसे पहले क्लास को लाइक कर देना है, अगर दिल करे तो ही लाइक करना, अदरवाइज मत करना। ओके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये फ्री एजुकेशन में दे रही हूँ। तो मेरा भी एक एम है कि जितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे उतने बच्चों तक अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो पेड क्लास नहीं ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट को मैं हेल्प करना चाहती हूँ। और एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी मुझ पर आते हैं कि मैम अब क्या पेड क्लास लेती हूँ, तो बिल्कुल भी मैं पेड क्लास नहीं लेती हूँ। जो भी पढ़ाती हूँ फ्री में ही पढ़ाती हूँ। हाँ, मेरा एक एम जरूर है कि मैं फ्री में भी अच्छा एजुकेशन दे पाऊँ आप लोगों को, आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊँ। ओके, एंड आप लोगों ने जो भी मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारी मुझे मोटिवेशनल दिया है, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना चाहूंगी। और यूनिवर्स को भी मैं पहले सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, जो आप तक मुझे पहुंचाया है यूनिवर्स ने, और मैं आप लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरुआत करते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे आपको। पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई यूनिट 1 के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तब। ओके, तो ये सारे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि टीचिंग आखिर है क्या। ओके, और टीचिंग एप्टीट्यूड ये क्यों यहाँ पर रखा गया है। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर कल से हमारा जो भी आपका सिलेबस वाइज जो जो टॉपिक है, उन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। आज भी हम टीचिंग के बारे में इम्पोर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ मैं। ओके, चले। ओके, अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जीसैट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। ओके, और अगर साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो साइकोलॉजी वाले बच्चों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों की क्लास भी मैं कंटिन्यू करूंगी थोड़े ही टाइम के अंदर। ओके, तो साइकोलॉजी वालों के लिए अलग से यूट्यूब चैनल है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अगर दिल करे तो। ओके, चलिए। यहाँ पर हमारी टेलीग्राम आईडी है जो पेपर 1 के लिए है, यूजीसी नेट के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आओ मिलकर करें तैयारी, ब्रुम ब्रुम। बहुत ही एनर्जी के साथ मैं आज क्लास ले रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को भी ढेर सारी लाइक मुझे देनी है ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और हर रोज आप लोगों के लिए क्लास ले पाऊँ। चलिए, ओके, शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग समझना होगा, टीचिंग क्या होती है। अगर हमें यही नहीं पता है तो हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड का कोई काम नहीं है ना। तो यहाँ पर हमें टीचिंग के बारे में पढ़ना है, समझना है कि टीचिंग आखिर होता क्या है ना। उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या ध्येय हैं, क्या एम्स है टीचिंग के। हम टीचिंग तो कर रहे हैं, टीचिंग को शिक्षण भी बोलते हैं ना, हम शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, है ना। उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमें पता होना चाहिए। एज अ टीचर हमें ये सब पता होना चाहिए। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों लेवल को हम अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिक्स, उसकी विशेषता क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग की कैरेक्टरिक्स क्या है टीचर टीचिंग, उसका नेचर क्या है ना।
तो उसके बारे में किसी भी पर्सन को जानना है तो उसके नेचर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं, है ना, तभी जाके हम उसके साथ एडजस्ट कर पाते हैं। तो बस यही बात यहाँ पर भी है कि टीचिंग की जो नेचर है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम जिस फील्ड में जाने वाले हैं उस फील्ड को अच्छे से कंप्लीट कर पाए और उस फील्ड में वर्क कर पाए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की, ये भी हमें समझना है। लर्नर्स कैरेक्टर, अब देखो ऐसा नहीं, टीचर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझनी है, लर्नर की भी। लर्नर जो सीखता है, अध्येता जिसको बोले जाते हैं, और जो टीचर होता है जिसको हम अध्यापक बोलते हैं ना, तो दोनों में कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होंगी, तभी जाके हम ये बोलते हैं कि हाँ ये इसके अंदर शिक्षक के गुण है, इसके अंदर विद्यार्थी के गुण है ना। अदरवाइज हम उसको पहचान ही पाएंगे कि विद्यार्थी है, टीचर है ना। वैसे भी हम बोलते हैं कि शिक्षक होता है वो आजीवन विद्यार्थी होता है, लेकिन उनके अंदर विद्यार्थी के गुण होने चाहिए, है ना। सो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब देखो लर्नर्स भी कई सारे प्रकार के होते हैं ना, जैसे कि एडोलसेंट होते हैं, जो कि आप अगर देखो एडल्ट जो होते हैं वो 12 से 18 साल के, देखो हम यहाँ पर हायर एजुकेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में जो भी बच्चे होते हैं 12 से 18 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होती है ना, उसको भी समझना है। साथ ही साथ एडल्ट जो होते हैं ना, जो आप लोग कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आपके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि उसके अंदर शैक्षणिक विशेषता क्या है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विद्यार्थी के अंदर, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सामाजिक विशेषताएं भी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए वो हमें पढ़ना है। इमोशनल, भावात्मक, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना। तो इमोशनल जो है वो आपका अफेक्टिव से रिलेटेड है, ओके। कॉग्निटिव आ गया आपका जो आपके माइंड से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है, ओके। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जैसे कि हमने आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा समावेशी शिक्षा, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत 2020 के अंतर्गत एक शब्द आपने सुना होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंदर जो भी बच्चे अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, जो बच्चों के बीच में डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, है ना, तो उन बच्चों को साथ में रखकर हमें क्या करना है, एजुकेशन देना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस भी होंगे स्टूडेंट के अंदर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चे एक प्रकार के होंगे, कोई बच्चा जल्दी से सीख जाता है, कोई बच्चा धीरे से सीखता है ना। किसी बच्चे को समझने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, मान लीजिए उनको डिसेबिलिटी होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिसेबिलिटी वाले होंगे, तो उन बच्चों को भी हम किस तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरीके से उनको टीच कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हमें उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है कि किसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड, देखो अब जो भी, ऐसा नहीं है कि भाई टीचर है, स्टूडेंट है, क्लासरूम है, ओके, करिकुलम है, सिलेबस है, सब कुछ है, ओके, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकती है, इफेक्ट करेगा, है ना। तो जो भी कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसके बीच में भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। और टीचर को भी कुछ ऐसे होंगे जो फैक्टर है वो टीचर को भी अफेक्ट करेंगे एंड स्टूडेंट को भी अफेक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल जो भी है हम यूज कर रहे हैं मटेरियल बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो मटेरियल के अंदर भी ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जो भी हम निर्देश देने के लिए जो फैसिलिटी का यूज करते हैं उसमें भी बैरियर आ सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट, जो भी सीखने के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट मान लो, स्कूल का एनवायरनमेंट जहाँ पर बच्चे सीखते हैं, है ना, तो उसका एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होगा। इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था है उन पर भी इफेक्ट होता है कुछ ऐसे फैक्टर्स के, तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, तो हायर लर्निंग कराने के लिए
हमें कौन सी मेथड का यूज करना है। जैसे कि टीचर सेंटर के अंदर क्या होगा, जहाँ पर 90% रोल टीचर का होगा एंड 10% रोल जो है वो स्टूडेंट का होगा। ओके, तो जहाँ पर टीचर ज्यादा एक्टिव रहता है, स्टूडेंट कम एक्टिव रहता है, तो उसको बोलते हैं टीचर सेंटर मेथड। जैसे कि मान लो कि छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी लेवल पे, है ना, तो वो क्या होता है, पूरे के पूरे टीचर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। टीचर जो भी पढ़ाता है, सिखाता है, रट्टा मरवाता है, जो भी कराता है, बच्चा वो ही सीखता है, तो वो टीचर सेंटर मेथड हो गई, जहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा अहम होता है, टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, और जो लर्नर होते हैं उनका रोल बहुत कम होता है। ओके, लर्नर सेंटर में क्या आएगा कि जहां पर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव रहेंगे, यानी कि 90% स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, 10% टीचर एक्टिव रहेंगे। ओके, तो जहां पर स्टूडेंट का रोल ज्यादा आ जाता है, टीचर का रोल कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लर्नर सेंटर मेथड। मतलब कि छात्र खुद से सीख रहे हैं, छात्रों का रोल बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे कि आप लोग पीएचडी वगैरह करते हैं ना, तो पीएचडी के अंदर क्या होता है कि आपका रोल ज्यादा बन जाता है, गाइड जो होते हैं वो आपको 10% गाइडेंस देते हैं, और आपको सिर्फ राह दिखाते हैं कि भाई आपको इस राह पे चलना है। अब कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, वो तो आपको खुद को सोचना है ना। प्रॉब्लम दे दी जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करनी होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लर्नर सेंटर के अंदर ऑलवेज याद रखिए, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, टीचर सेंटर लर्नर सेंटर कुछ भी मतलब कि हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। बस समझना है कि जब टीचर सेंटर की बात आए तो आपको ये सोचना है कि जहाँ पर टीचर का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पर टीचर का रोल बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि लर्नर सेंटर के अंदर बच्चे खुद से कार्य करेंगे और बच्चों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, टीचर का रोल बहुत ही कम होगा। उसके बाद टीचर एंड लर्नर सेंटर भी होंगी। जैसे कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करते हैं, तो जहां पर 50% रोल आपका टीचर का होता है, 50% रोल लर्नर का होता है। तो इस तरीके से टीचर लर्नर सेंटर भी की कुछ मेथड्स होती है। उसके बाद है ऑफलाइन vs ऑनलाइन मेथड। आपने देखा होगा कि कोरोना के पहले की सिचुएशन अगर आप कंपेयर करके देखो, तो कोरोना के पहले क्या हुआ करता था, ऑफलाइन टीचिंग दिया जाता था, है ना। मोस्टली अगर आप इस तरीके से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता होगा कि भाई कोरोना से पहले क्या होता था कि आप लोग कोई क्लासेस में, या आप या आपके दोस्त जो भी हैं, ओके, तो वो लोग क्या करते थे, ऑफलाइन क्लास लेते थे, क्लासेस वगैरह में जाते थे और क्लास लेकर पढ़ते थे, है ना। या फिर स्कूल कॉलेज की भी बात करें तो वहां पर क्या था कि हम क्लासरूम में जाते थे और पढ़ाई करते थे। ऑनलाइन मेथड आई, अब ऑनलाइन मेथड से कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल टूल्स है, उसका यूज करके हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखो, जैसे कि यूट्यूब पे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म होंगे जो ऑनलाइन आपको क्या कराती है, कोर्स प्रोवाइड कराती है, ऑनलाइन आपको पढ़ाती है, यानी आप अपने घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, ओके। जो कि स्वयं प्रभा के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर देंगे। ओके, यहाँ पर स्वयं प्रभा के अंदर जो 34 डीटीएच चैनल का जो समूह था, है ना, तो उसको चेंज कर दिया गया है, और अब 80 डीटीएच चैनल का इसको समूह कर दिया गया है। तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। स्वयं प्रभा में थोड़ा सा चेंज हुआ है, मूक्स है, ये सारे क्या है ऑनलाइन। स्वयं प्रभा है जो आप टीवी में डीटीएच जो आती है चैनल, है ना, मतलब कि डिश टीवी आती है, फ्री डिश टीवी आती है, उसके माध्यम से आप अपने टीवी के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड के कोर्सेज वो आप पढ़ सकते हो। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, आप नेट पर सर्च करके भी इस प्लेटफॉर्म पे जाके कोर्स कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स वहां पर दिया जाता है, आपको प्रॉपरली तरीके से पढ़ाया जाता है, आपकी एग्जाम भी ऑनलाइन मोड पे ली जाती है, ऑनलाइन मोड पे ही आपका डिस्कशन क्लास भी वहां पर रखा जाता है,
और फिर जाके लास्ट में एग्जाम लेकर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाता है। ये सारे फ्री में आपको मिलता है। स्वयं के अंदर अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट का थोड़ा सा चार्ज होता है, वो चार्ज आपको भरना पड़ता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, आई थिंक 150-100 रुपीज ही सर्टिफिकेट का खर्च होता होगा। तो वो तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। मूक्स भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो भी ऐसे सिस्टम जो टीचिंग करने में टीचर को सपोर्ट करती है ना। जैसे कि ट्रेडिशनल भी हो सकती है, परंपरागत, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गई हमारी, है ना। तो वैसे जो भी पहले के टाइम पे हम यूज करते थे वो सारे मेथड ट्रेडिशनल हो गई। अभी मॉडर्न टाइम की आधुनिक समय में सुधार आया, है ना। प्रोजेक्ट वर्क लाए हम, रोल प्ले मेथड लाए, तो वो सारी मॉडर्न जमाने की आ गई। और अब की बात करें तो आईसीटी बेस हो गई, है ना, कंप्यूटर बेस हो गई। बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा के पढ़ाया जाता है, तो वो आईसीटी बेस हो गई, ओके, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई। अब इवेल्यूशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर टीचर की, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। फिर टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग से आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, मोस्टली क्वेश्चन जहाँ से उठ के आते हैं उसकी बात करें। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेथड से भी क्वेश्चन आते हैं, ओके, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं हम उसमें से क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में से भी क्वेश्चन आते हैं, एंड इवैल्यूएशन सिस्टम में से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, इवैल्यूएशन देखो, आप जब भी टीचर बन के आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आपने जो भी पढ़ाया है, क्या बच्चे ने वो सीखा है, समझा है, और उसका वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इवेल्युएशन करोगे, है ना। कोई भी चीज है, आप खुद ही ये सोचिए कि अगर आप घर पे खाना भी बनाते हो तो उसको चेक करते हो कि चलो गेस्ट आने वाले, खाना बनाए तो थोड़ा सा चख लेते हो, है ना। क्यों? क्योंकि भाई ठीक से बनाया कि नहीं बनाया। आप हर रोज खाना बनाते फिर भी चेक करते, क्यों? क्योंकि आप वहां पर चेक करते क्या सच में ये सही है कि नहीं है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इवेल्युएशन करना जरूरी होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन के जो भी टाइप्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिस तरह अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। तो इवेल्युएशन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होती है, सीबीसीएस कहा जाता है हायर एजुकेशन के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि आप लोगों की यूजीसी नेट की एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे ली जाती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के रिलेटेड को ध्यान में रख के आपकी एग्जाम ली जाती है। इनोवेशन इन इवेल्युएशन, इवेल्युएशन आप इनोवेशन के थ्रू भी समझ सकते हो कि भाई चलो बच्चे ने कितना इनोवेटिव किया, बच्चा कितना इनोवेटिव है, उसके अंदर इनोवेशन के गुण है भी कि नहीं है। ओके, आप जो सिखा रहे हैं क्या उसमें से बच्चा कुछ नया बना सकता है कि नहीं, नया कुछ क्रिएट कर सकता है कि नहीं, सर्जन कर सकता है कि नहीं, है ना। तो इसके बेस पे भी आप उसका इवेल्युएशन कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका सिलेबस। तो इतना सब कुछ आपको लगेगा ही थोड़ा सा ही, लेकिन है बहुत ही ज्यादा डीपली। अगर आप उसको समझो तो वो खत्म ही नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि जितना अच्छा और जितना इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आती है एजुकेशन वर्ड डिराइव फ्रॉम। देखो एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया है। एजुकेशन का मतलब भी शिक्षण होता है, टीचिंग का मतलब भी शिक्षण होता है। तो पहले सबसे पहले हम एजुकेशन को समझेंगे कि एजुकेशन आखिर है क्या। ओके, तो कहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से हुई, उसका क्या क्या मीनिंग निकल के आते। देखो पूछा तो नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर पूछा जाए तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेट। एजुकेट का मतलब क्या होता है, ये एक लेटिन वर्ड है। देखो ये सारे के सारे है ना वो लेटिन वर्ड है, वो सारे के सारे क्या है, लेटिन वर्ड है। अब ये लेटिन वर्ड एडुकेर लेटिन वर्ड था, उनमें से ये एडुकेट शब्द निकल के आया है। अब एडुकेट का मीनिंग क्या होता है कि टू ब्रिंग अप, टू राइज, मतलब ऊपर लाना, ऊपर उठाना। बच्चे के पास जो नॉलेज है, उसके अंदर छुपा हुआ नॉलेज है, उसको ऊपर लाना है, उसको उस बच्चे के नॉलेज को ऊपर उठाना है, उसके अंदर से बाहर लाना है। ऊपर उठाना मतलब उसको ऊंचाई तक ले जाना है, यही समझ लीजिए। ओके,
एडुकेयर, अब देखो यहाँ पर भी एडुकेयर है, यहाँ पर भी एडुकेयर, सिर्फ यहाँ पर ई का डिफरेंस है। तो अब इसका मीनिंग क्या होता है कि टू लीड आउट, और अगर आप दूसरा मीनिंग निकालो तो टू ड्राइंग आउट, टू ब्रिंग फॉर्म, मतलब बाहर ले जाना। देखो ऊपर एडुकेट का मतलब क्या था, ऊपर उठाना था, यहाँ पर एडुकेट का मतलब क्या हो रहा है, बाहर ले जाना, बाहर निकालना, है ना, मैंने यही बोला बाहर निकालना, है ना। तो से लाना, बाहर, अंदर से बाहर लाना। ओके, बच्चे के अंदर वो जो सुप्त शक्तियां पड़ी है उसको बाहर लाना, उसके पास जो नॉलेज पड़ा है उसको बाहर लाना, है ना। तो उसको बोलते हैं एडुकेट। एडुकेटम, एडुकेटम का मतलब क्या होता है, तो टीचिंग और ट्रेनिंग। देखो एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य जिसको हम बोलते हैं एडुकेटम। और यहाँ पर एक और शब्द है ईडुको। अब ईडुको का मतलब क्या होता है, ये भी लैटिन वर्ड है। ओके, तो ईडुको क्या है, ई का मतलब होता है आउट ऑफ, मतलब बाहर निकालना, एंड डुको का मतलब क्या होता है, टू लीड, मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करके बाहर निकालना। बच्चे के अंदर जो भी सुसुप्त शक्तियां रही हैं उसको गाइड करके, उसको मार्गदर्शित करके वो जो शक्तियां हैं उसको क्या करना है, बाहर निकालना, जिसको बोलते हैं ईडुको। क्लियर। और अब बात करते हैं कि अगर संस्कृत पे चले जाते हैं तो शिक्षण शब्द जो है वो संस्कृत के सिक्स धातु पर से बना है। सिक्स धातु ऐसे लिखा जाता है, सिक्स धातु, ठीक, सिक्स धातु से बना है। अब ये सिक्स धातु का मतलब क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर, यानी कि नॉलेज गेन करना, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने अंदर जो भी संस्कार है, हमारा जो बिहेवियर है यानी कि वर्तन है, उसका हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर। तो ये है शिक्षण शब्द का एक छोटा सा मीनिंग। ओके, चलिए अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको लगेगा मैम टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि जब आप ये यूनिट को पढ़ते हो तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप टीचर के रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर के रिलेटेड कुछ भी सुन रहे हैं, ओके, तो आपको वहां पर टीचर बन जाना है, फील करना है कि आप वहां पर टीचर हो। जहां पर भी स्टूडेंट की बात आएगी, ओके, जहां पर भी स्टूडेंट की बात आएगी तो आपको क्या सोचना है, आप खुद स्टूडेंट हो, मतलब टीचर की बात आए तो टीचर बन जाना, स्टूडेंट की बात आए तो स्टूडेंट बन के देखना। व्यवहारिक जीवन के अंदर अपने आप को फील करोगे और ये पढ़ाई करोगे, ये यूनिट पढ़ोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये यूनिट बहुत ही हार्ड लगे, बहुत इजी लगेगा, इजी, एकदम इजी लगेगा। बिकॉज यहाँ पर टीचर स्टूडेंट की ही बात है, एंड साथ में जो भी एनवायरमेंट रोल प्ले करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब टीचर की बात आए तब अपने आप को टीचर की जगह पर रख देना, फील कर लेना कि आप टीचर हो। तो फिर अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, जो भी चीज पढ़ रहे सुन रहे हो तो वहां पर विजुलाइज करना है। ओके, अब जब स्टूडेंट की बात आ जाए, लर्नर की बात आ जाए, तब आपको लर्नर बन जाना है, स्टूडेंट बन जाना है, और उसको फील करना है कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लर्नर हूँ, तो मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है टीचर के पास से, ओके, एनवायरमेंट के पास से। तो इस तरीके से सोचना है आपको। क्लियर। और अगर हाँ बात कर रहे हैं कि उसके बीच का एनवायरमेंट, तो समझ लीजिए कि आप टीचर स्टूडेंट दोनों ही हैं और आपको कैसा एनवायरमेंट चाहिए। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, उससे पहले हम समझते टीचिंग क्या होता है। एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है ना, एक प्रकार की एक प्रकार की हम ये सोच के चलते कि भाई कुछ सिखाना है ना, कुछ नया सिखाना है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेकर आप बच्चों को कुछ सिखाते। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपके अंदर वो योग्यता है, मतलब कि शिक्षण देने की आपके अंदर एक योग्यता है। यानी कि शिक्षण कौन देता है, शिक्षक देता है ना। तो आपके अंदर शिक्षक होने की एक योग्यता है, इसका मतलब होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर हम इसको संकुचित अर्थ में समझे तो। ओके, शिक्षण योग्यता जो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद द गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन। क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण योग्यता शिक्षक शिक्षा में जो भी दिए गए प्रशिक्षण है,
टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने के लिए। हाँ, तो ट्रेनिंग के साथ उसके अंदर ये एक एबिलिटी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो दूसरे को सिखा सके। यह औपचारिक या अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल भी सॉरी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग प्राप्त करके किसी व्यक्ति की शिक्षण में कुशल होने की क्षमता को संदर्भित करता है। देखो, यहाँ पर आप जब ट्रेनिंग लेते हो तो फॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो, इनफॉर्मल तरीके से भी ले सकते हो, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो टीचर ने फॉर्मल तरीके से कोई इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स करके अपने अंदर ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको विकसित किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिन्होंने कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं ली है, फिर भी वो इनफॉर्मल तरीके से, फॉर्मल तरीके से नहीं लेकिन इनफॉर्मल तरीके से वो सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, है ना, और बच्चों को उसमें कुशल करने की प्रयास करते, तो ये क्षमता उनके अंदर होती है। अब शिक्षण योग्यता में विभिन्न चीजें शामिल, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमारे सिलेबस में भी है, एप्लीकेशंस ऑफ टीचिंग स्किल, आपकी टीचिंग स्किल को कैसे अप्लाई करना है, अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी हमारे सिलेबस में, प्रिपेयरिंग टीचिंग एड्स, आपको किस तरीके से टीचिंग एड्स मतलब कि जो भी बच्चों को पढ़ाना है उसके रिलेटेड जो भी मटेरियल आप यूज करने वाले हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे, उसको कैसे प्रिपेयर करोगे और बच्चों के सामने किस तरीके से लाओगे, किस तरीके से बच्चों को समझाओगे उसके माध्यम से। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एनवायरमेंट, जो सीखने का एनवायरमेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करना, ओके, ये सारी चीजें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आती है। मूल रूप से आपको यही सोचना है कि जहां पर आपको फील करना है कि आप एक स्कूल के अंदर हो और आपके स्कूल के अंदर जो भी जैसा भी एनवायरमेंट है, टीचर है, टीचर से लर्नर है और आपके पढ़ने के लिए जो भी साधन सामग्रियां है, ओके, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आ जाएगी। ओके, यस। अब बात करते हैं, देखो टीचिंग जो होती है ना वो उसके अंदर क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब टीचर स्टूडेंट को कुछ कहता है, स्टूडेंट टीचर से कुछ कहता है, टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाता है, स्टूडेंट टीचर को सिखाता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि टीचर जो होता है ना वो लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, स्टूडेंट होता है। ओके, तो जब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ तो मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैंने सच में इन 2.5 साल के अंदर मैंने जितना आपको सिखाया है उससे 2 गुना मैंने आपसे भी सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लाइफ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर मेरी लैंग्वेज से रिलेटेड हो, क्योंकि मैं शुरुआत में जो भी मेरी हिंदी को तो सब लोग माफी कर देना, शुरुआत में मैं जो क्लास लेती ओके ओके बट बहुत ज्यादा बोलती थी, तो उस टाइम मतलब मेरे अंदर वो स्किल नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस से वो स्किल अब डेवलप हो चुकी है और अभी भी मैं सीखने का प्रयास करती हूँ कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए, मेरी लैंग्वेज इतनी अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए कि स्टूडेंट को समझ ना आए, मैं पूरी कोशिश अपनी तरीके से करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, टीचर जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि स्टूडेंट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्टूडेंट जो है ना वो टीचर पर क्या है, डिपेंड करता है, टीचर जैसा पढ़ाएगा, जिस तरीके से पढ़ाएगा स्टूडेंट वैसे ही उसी तरीके से उसी टाइम पे ही पढ़ेगा, समझ आ रहा है ना। जैसे कि आप लोग मुझ पर डिपेंडेंट हो, जब तक मैं क्लास लूंगी तब तक आप लोग पढ़ते हो, जब मैं क्लास नहीं लेती तो आप लोग आराम से सो जाते, यही होता है ना, मोस्टली यही होता है। मैंने देखा है, मैं लास्ट 7 या 8 मंथ से क्लास रेगुलर नहीं ले पा रही, तो बच्चे मतलब पता नहीं उनका तो मतलब वो कौन सी दुनिया में चले गए, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट होता है ना वो टीचर पर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, ये वेरिएबल है वो स्वतंत्र वेरिएबल, इस पर किसी का भी जोर नहीं है ना। टीचर खुद से अपने हिसाब से बच्चों को जो भी सिखाना पढ़ाना है वो अपनी टेक्निक से अलग अलग टेक्निक का यूज करके बच्चों को पढ़ाते समझाते सिखाते हैं, जबकि बच्चे जो है वो परतंत्र चल है, यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर पर, इसीलिए उन पर टीचर की इफेक्ट होती है, टीचर जो है वो स्टूडेंट पर इफेक्ट करता है, समझ आ रहा है ना।
तो टीचर जो है वो इफेक्ट करता है, इसलिए ये कारण है। टीचर के कारण बच्चे आगे पढ़ पाते हैं, टीचर के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाते, टीचर के कारण बच्चे अच्छे बन पाते हैं, टीचर के कारण बच्चे बुरे भी बन पाते हैं, है ना। और इफेक्ट किस पर होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर होती है, यानी कि स्टूडेंट पर इफेक्ट होती है। जिस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, सिखाएगा, समझाएगा, उसी तरीके से बच्चे जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। क्लियर। आगे, अब नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर हम थोड़ा सा टीचिंग की जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एडम्स जो है उनके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक जी सेट में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जी सेट, यूजीसी नेट सबको कंबाइन करके चल, तो शायद हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आई थिंक यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। ओके, तो इम्पोर्टेंट है कि एडम्स जो है उन्होंने कहा कि टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, मतलब दो ध्रुव वाली प्रोसेस है। दो ध्रुव कौन कौन से हैं, दो ध्रुव, दो पोल होते हैं ना, तो दो ध्रुव कौन कौन से, एक होता है टीचर एंड दूसरा होता है स्टूडेंट, मतलब दो पोल वाली एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक टीचर होता है, एक होता है प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट होता है। क्लियर। तो किसने बताया, ये आपको पूछा जा सकता है। तो टीचिंग इज द बाइपोलर प्रोसेस, किसके अकॉर्डिंग ये बात है, तो एडम्स के अकॉर्डिंग। एडम्स ने कहा कि टीचिंग जो है, पहले के समय में ऐसा ही माना जाता था कि टीचिंग जो है वो दो ध्रुवों वाली यानी कि बाइपोलर प्रोसेस है, जिसके अंदर एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। अब मॉडर्न जमाना आ गया तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा ही होगा, है ना। तो मॉडर्न जमाने की बात करें तो टीचिंग को फिर चेंज करके ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया। अब ये ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बोला, तो ट्राइपोलर प्रोसेस बोला जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने बोला कि भाई टीचिंग बाइपोलर प्रोसेस नहीं है, टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। ये मॉडर्न जमाने की बात है, ये क्या है, मॉडर्न जमाने में ये बोला गया कि भाई टीचिंग है वो ट्राइपोलर। अब ट्राइपोलर के अंदर कौन कौन से है, कि एक तो टीचर तो होता ही, स्टूडेंट भी होता है, साथ ही साथ अब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन करना है, तो कुछ तो उसका माध्यम होना चाहिए ना बीच में, जिससे टीचर अपनी बात स्टूडेंट तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो बात अच्छी तरीके से पहुंचा पाए। तो उसके लिए आ गया सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट बोल दो, सोशल पक्ष बोल दो, ओके, या फिर आप करिकुलम भी बोल सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि टीचर को कुछ पढ़ाना है बच्चों को, तो सामने स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मान लो टीचर है, यहाँ पर स्टूडेंट है, तो ये जो टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पढ़ाएंगे, तो जो भी पढ़ा रहे, जो भी समझा रहे, जो भी सिखा रहे हैं, उसको हमने बोल दिया सोशल एनवायरनमेंट। फिर ये एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, भौतिक रूप का एनवायरनमेंट हो सकता है, टीचिंग एड्स भी हो सकते हैं, लर्निंग मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से टीचर है वो बच्चों को समझा, सिखा, पढ़ा रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है, टीचर की जगह पर आप टीचर हो, स्टूडेंट की जगह पर आप स्टूडेंट हो। ओके, और बीच में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस आप किसके लिए करते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया, है ना। फिर आप उनको बच्चों को लाइफ को जीने का तरीका सिखाते हो, लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी, किस तरीके से आप उसको हैंडल करोगे, ये भी सिखाते हो। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी। क्लियर। और करिकुलम, करिकुलम क्या होता है कि पूरा आपका जो भी कोर्स होता है ना, उस कोर्स के अंदर जो जो चीजें आपको, ऐसा नहीं है, कल एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम आप अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर शेयर मत करिए यूट्यूब पे। मैंने बोला कि देखिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इसलिए शेयर करती हूँ ताकि बच्चे को पता चले कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, लाइफ को कैसे जीना होता है ना। तो अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ाना ही सिखाऊंगी कि भाई आपको बस एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा के छोड़ दूंगी, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, रट्टा मरवा के आपको पास भी आप हो जाओगे, लेकिन लाइफ के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आएगी तब आप कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे, है ना।
तो टीचर का मेन रोल ऐसा नहीं है कि भाई आपको बस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है उसको सिखा दो, पढ़ा दो और रफू चक्कर हो जाओ। नहीं, टीचर का अहम रोल ये होता है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ, सिखाने के साथ, उसको एजुकेट करने के साथ साथ उसको ये भी सिखाना चाहिए कि लाइफ के अंदर आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे जीवोगे अपनी लाइफ को, कैसे अपनी लाइफ को खुश रख पाओगे। ये भी एक टीचर का अहम रोल होता है। ओके, सो करिकुलम भी इस तरीके से है। करिकुलम बहुत ब्रॉड एरिया में बात की जाती है, तो बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, सोशल, फिर आपकी एजुकेशनल, सारी चीजें, इमोशनल, सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं करिकुलम एंड सिलेबस के अंदर। तो सिलेबस क्या है? आप बोलोगे मैम सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है? अगर सिलेबस का हिंदी मीनिंग करने जाओगे तो भी आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम, पाठ्य विवरण, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। पाठ्य विवरण या फिर मान लो पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु, या फिर आप बोल दो पाठ्यचर्या। अब ये मत बोलना कि मैम हिंदी ही सिखाइए, बिकॉज देखो कितने सारे वर्ड्स इसमें भी, ये पाठ्यक्रम करिकुलम का भी निकल के आता है, इसका भी मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इंग्लिश वर्ड को ज्यादा यूज करिए। ओके, करिकुलम एंड सिलेबस में क्या अंतर है उसके बारे में अब देखते हैं। देखिए, करिकुलम जो होता है ना वो एक ओवरऑल कंटेंट होता है, समग्र सामग्री, पूरी सामग्री होती है। जबकि सिलेबस जो होता है ना वो आपका कंटेंट, उसके अंदर पोर्शन होता है। एक पोर्शन मतलब एक भाग होता है। कंटेंट का क्या होता है? एक भाग होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक भाग होता है। ओके, जबकि करिकुलम क्या है? ओवरऑल कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है। ओके, ये सारे 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 सब्जेक्ट है, मान लो मैथ्स है, ओके, उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी, तो इन सबको मिला लो तो करिकुलम बन जाएगा। लेकिन आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के कंटेंट को देखेंगे तो वो क्या है? आपका सिलेबस। समझ आया ना? तो ये ब्रॉड बात होती है, इसमें वाइड लेवल पे हम बात करते हैं, जबकि सिलेबस में नैरो लेवल पर काम करते हैं। लेटिन टर्म है करिकुलम, और सिलेबस जो टर्म है वो ग्रीक टर्म है। अब ये कोर्स, ये पूरा कोर्स हो सकता है, करिकुलम जो है ना वो पूरा कोर्स होता है। जैसे कि आप बैचलर डिग्री करते हो, मास्टर डिग्री करते हो, है ना, तो वो एक पूरा कोर्स है। जबकि सिलेबस होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आपने बैचलर डिग्री के अंदर मान लो कि आपने दो, पहले बीए के अंदर आपने कोई दो सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल साइकोलॉजी एंड अपने सोशियोलॉजी ले लिया। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है वो एक साल तक ही रहेंगे, फिर दूसरे साल पे चेंज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट होता है। सिलेबस जो होता है ना वो सब्जेक्ट तक ही सीमित होता है, जबकि करिकुलम पूरा कोर्स होता है, पूरी डिग्री होती है। पर्सपेक्टिव यहाँ पर होता है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक होता है सिलेबस, जबकि करिकुलम होता है वो पर्सपेक्टिव होता है। करिकुलम वाइड, वाइड मतलब बहुत ही बड़ा एरिया में है, जबकि सिलेबस है वो नैरो मतलब कि छोटा सा है। हम ये कह सकते हैं कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस है वो किसका पार्ट है? करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट है। करिकुलम का क्या है? एक छोटा सा पार्ट है। अब देखो, जो करिकुलम होता है वो गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कॉलेज इंस्टीट्यूट उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जबकि सिलेबस है वो एग्जाम बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है। फिर देखते हैं टिल द कोर्स लास्ट, मतलब जब तक कोर्स चलेगा तब तक ये करिकुलम आपका रहेगा, है ना। और डिफरेंट यूनिफॉर्मिटी फॉर टीचर, हर एक टीचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम होंगे। ओके, जस्ट वेट, हाँ, एक सेकंड।
जस्ट वेट, ओके। ओके, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट यूनिफॉर्मिटी फॉर टीचर्स। तो जो भी टीचर के लिए अलग अलग यूनिफॉर्मिटी होगी, ओके, समानता नहीं होगी, अलग अलग होंगे जितने कोर्सेज है उस टाइम पे। और यहाँ पर क्या होता है, सिलेबस जो होता है फॉर अ फिक्स टर्म नॉर्मली अ ईयर, ओके। तो मतलब एक निश्चित अवधि के लिए ही होता है। एक सामान्य नॉर्मली हम देखते हैं कि एक साल के लिए ही आपका सिलेबस चलता है, दूसरे साल आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। जबकि करिकुलम के अंदर ऐसा नहीं होता है। करिकुलम के अंदर क्या होता है कि आपका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये सिलेबस, ये करिकुलम चलता रहता है। जैसे कि मैंने बात की बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री आपकी 3 साल की होती है, तो 3 साल तक ये आपका करिकुलम चलेगा। जबकि सिलेबस है वो आपका सेम 1 सेम 2 है ना, तो सेम 1 में खत्म हो जाएगा, सेम 2 में दूसरा आ जाएगा सिलेबस, सेम 3 में तीसरा सिलेबस आ जाएगा। इस तरीके से कुछ निश्चित अवधि के लिए, फिक्स टर्म के लिए ही यूज होता है। नॉर्मली हम उसको 1 साल तक ले सकते हैं। क्लियर। और उसके बाद बात करें करिकुलम गिव्स इम्पोर्टेंस टू। देखो, करिकुलम जो होता है ना वो कॉग्निटिव, यानी कि जो भी हमारी बौद्धिक होती, संवेगात्मक होती, अफेक्टिव, हमारी इमोशंस है ना, और साइकोमोटर, इन तीनों को इम्पोर्टेंस देता है करिकुलम, तीनों को इम्पोर्टेंस देता है। ओके, ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आएगा। जबकि सिलेबस है वो कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट को ही क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है, करिकुलम जो होता है वो अपने आप में ही एक पूर्ण है, अपने आप में ही करिकुलम जो है वो पूर्ण है। जबकि सिलेबस होता है ना वो करिकुलम का पार्ट होता है। तो ये हमारा सिलेबस है और ये हमारा करिकुलम है। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके करिकुलम अपने आप में पूर्ण है, जबकि सिलेबस है वो किसका हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, ये हमें मानना है। इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टिविटीज। करिकुलम के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही एक्टिविटीज सम्मिलित होगी। जबकि
आपके सिलेबस के अंदर क्या होती है, फॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर्मल एक्टिविटीज होती है कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उतना ही पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, बस फिक्स होता है, फॉर्मल तरीके से चलता है। करिकुलम में ऐसा नहीं होता है। करिकुलम के अंदर हम इमोशंस को भी जोड़ रहे हैं, इमोशंस के फैक्टर को भी जोड़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट को भी बहुत ही इंक्लूड करेंगे, व्यवहारिक जीवन को भी उसके अंदर इंक्लूड करके बच्चों को समझाए सिखाएंगे। ओके, तो इस तरीके से करिकुलम एंड सिलेबस से रिलेटेड भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर अभी फिलहाल देखा जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ असर्शन रीजन वाले भी आते हैं। ओके, असर्शन रीजन वाले भी आते हैं। एंड दूसरे अगर मैं बात करूं तो आपके 1 2 3 ऐसे विकल्प दिए होंगे, 4 5, और उनमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे 1 2 3, या फिर बी में 2 3, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे विकल्प बहुत ज्यादा विकल्प दे देते हैं, उनमें से भी आपको चूज करने होंगे। तो इस 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मोस्टली। और अगर मैं उससे बात करूँ तो जोड़ मिलाना भी आपको आता है, कि जोड़ मिलाने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। सो ध्यान रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो डीपली नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर एग्जाम में मतलब आप 1 2 मार्क्स से भी रह सकते हैं। तो करिकुलम एंड सिलेबस समझ आना, करिकुलम एक ब्रॉड एरिया में बात होती है, वाइड एरिया में बात होती है, जबकि सिलेबस है वो नैरो एरिया में बात होती है, छोटा सा होता है। और सिलेबस जो होता है वो क्या होता है, करिकुलम का एक पार्ट है। करिकुलम के अंदर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, अफेक्टिव डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, साइकोमोटर की भी बात करते हैं, जबकि सिलेबस के अंदर क्या आएगा, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर आएगा। ओके, क्लियर। सिलेबस फिक्स होता है 1 साल के लिए, जबकि करिकुलम जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो कोर्स होता है पूरा, जितने साल का होता है उतने साल तक चलता रहता है। कोर्स कंप्लीट होगा तभी करिकुलम कंप्लीट होगा। सिलेबस जो है वो आपका 1 साल से दूसरे साल में जाओगे तो चेंज हो जाएगा। क्लियर, चले अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की। डेफिनेशन देखो पूछी तो नहीं जाते, लेकिन हाँ कभी कभार पूछी भी जाए तो भी आपको दिक्कत ना होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी एक बार दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चले। तो H.C. मोरिसन साहब ने कहा है कि भाई टीचिंग जो है वो मैच्योर एंड देखो मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनालिटी, एक पर्सन है उनकी मैच्योर पर्सनालिटी एंड इन मैच्योर पर्सनालिटी, लेस मैच्योर पर्सनालिटी है, उनके बीच एक घनिष्ठ संपर्क है। मतलब परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व, ज्यादा है ना, हाई एंड लेस कम परिपक्व व्यक्ति के बीच का एक क्या है, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ क्या है, रिलेशनशिप है, ये हम बोल सकते हैं। ओके, उनके बीच का एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है। उसके बाद जैक्सन साहब ने क्या कहा है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस encounters between two or more persons, one of whom intends to effect certain change in the other participant, यानी कि स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर शिक्षण जो है, टीचिंग जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, या टीचर भी ज्यादा हो सकते हैं, और इनके बीच में क्या हो रही है, आमने सामने बातचीत हो रही है, आमने सामने एनकाउंटर, मुठभेड़, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, और अन्य जिनमें एक अन्य प्रतिभागी हो, मतलब एक टीचर है वो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर क्या करते हैं, बदलाव लाने का इरादा रखता है कि मेरे छात्र जो है उसकी लाइफ के अंदर बदलाव आए, वो कुछ अच्छा सीख कर जाए ताकि उसकी लाइफ के अंदर काम आए, है ना।
यस, जैक्सन के अकॉर्डिंग। जेबी हग एंड जेम्स डंकन के अगर हम बात करते हैं तो जेबी हग और जेम्स डंकन ने कहा टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ फोर फेसेस के अंदर चलने वाली एक गतिविधि है। अब ये 4 फेसेस कौन से हैं, तो करिकुलम फेज आता है आपका, ओके, पाठ्यक्रम चरण है, फिर प्लानिंग फेज है आपका योजना बनाना, इंस्ट्रक्टिंग फेज है निर्देश देने का चरण है, एंड लास्ट में आप क्या करते हैं, इवेल्युएटिंग करते हो, मूल्यांकन करते हो। तो इन 4 चरणों की एक गतिविधि है, ओके। ये किसने बोला था, जेबी हफ एंड जेम्स डंकन ने बोला था। 4 फेजेस को याद रखना है, करिकुलम फेज, प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड इवेल्युएटिंग फेज, ओके। This definition presents the organizational aspect by which we can describe and analyze the teaching process. Teaching process जो है उसको हम describe करते हैं and analyze करते हैं। इस परिभाषा में ये बात बताई गई कि हम जब भी मतलब टीचिंग प्रोसेस होती है उसको हम डिस्क्राइब एंड एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम 4 फेजेस के अंदर क्या करते हैं, टीचिंग को करवाते हैं। उसके बाद ये एनएल गेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से उन्होंने एनएल गेज ने क्या बताया कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या है, दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना, यानी कि अनदर पर्सन है उसके बिहेवियर के अंदर हमें क्या करना है, चेंजिंग लाना है, उसके बिहेवियर पोटेंशियल के अंदर क्या करना है, चेंजिंग लाना है, ये एनएल गेज ने बताया है। क्लर्क ने क्या बताया है, क्लर्क ने बोला कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्मर टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर, मतलब कि शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो छात्रों के व्यवहार में क्या करता है, सुधार लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती है, ओके। बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना है, आगे हम पढ़ेंगे केबीबी, ओके। केबीबी मतलब नॉलेज में चेंजिंग लाना, बिहेवियर में चेंजिंग लाना और बिलीव सिस्टम में चेंजिंग लाना, ओके। तो स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर चेंज लाने के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार अगर हम देखें तो टीचिंग इज द टास्क ऑफ द टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि जो बच्चों के विकास के लिए किया जाता है ऐसा शिक्षक का कार्य जिसको हम बोलते हैं शिक्षण, ओके। अकॉर्डिंग बीओ स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू इंक्लूड लर्निंग, मतलब शिक्षण क्या है, सीखने को प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली क्रियाओं की एक क्या है, सिस्टमैटिक प्रणाली है, ओके। ये बीओ स्मिथ ने बताया, ओके। तो यहाँ पर हमारा आज की क्लास खत्म होती है और कल भी क्लास लेने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए, ओके। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक बार हम दोबारा से इसको ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया, उसके बाद एजुकेशन वर्ड के बारे में बताया कि किस तरीके से एजुकेशन का मतलब क्या, मेनली रूप से अगर हम एजुकेशन के जितने भी शब्द हैं उनमें से अगर हम कॉमन बात करना चाहें तो यही निकलता है कि अंदर रही बच्चों के अंदर रही सुसुप्त शक्ति है जिसको हमें बाहर लाना है, उसको ऊंचा उठाना है, ओके। उसके बाद हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग भी समझा कि भाई क्या है कि हम जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उस ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों के अंदर कुछ स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सिखाने समझाने की कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश के लिए हमारी अंदर योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बताया टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट वो डिपेंडेंट, टीचर का इफेक्ट स्टूडेंट पर पड़ता है, सॉरी, इसीलिए टीचर जो है वो कोज रीजन बन जाता है और स्टूडेंट क्या है, इफेक्ट हो जाता है। जस्ट ओके। उसके बाद हमने देखा कि एडम्स जी ने कहा है कि टीचिंग बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर और स्टूडेंट होते हैं, और जॉन डुई जो मॉडर्न जमाने के हैं उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाया और उन्होंने बोला कि टीचिंग ओनली बाइपोलर प्रोसेस नहीं है लेकिन क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट एंड सोशल एनवायरमेंट, या तो हम उसको करिकुलम भी बोल सकते हैं, तो वो इफेक्ट करता है।
करिकुलम सिलेबस की बात की तो करिकुलम एक ब्रॉड एरिया में बात होती है, सिलेबस छोटा सा एरिया होता है। करिकुलम लैटिन वर्ड है, सिलेबस ग्रीक टर्म है। ओके, करिकुलम को हम कोर्स से रिलेटेड बात कर सकते हैं, सिलेबस के अंदर हम सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। करिकुलम जो होता है पर्सपेक्टिव होता है, सिलेबस डिस्क्राइब हो सकता है होता है। ओके, करिकुलम वाइड मैंने बताया और सिलेबस नैरो। और करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जबकि सिलेबस है वो एग्जाम बोर्ड के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। करिकुलम जो होता है वो जब तक कोर्स चलता है तब तक करिकुलम चलता है, जबकि सिलेबस जो होता है वो नॉर्मली 1 ईयर तक चलता है, फिक्स टर्म के लिए चलता है। ओके, करिकुलम जो होता है वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों ही फैक्टर को वो क्या करता है, इंपोर्टेंस देता है, जबकि सिलेबस है वो कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट को ही इंपोर्टेंस देता है। करिकुलम जो है वो अपने आप में एक पूर्ण होता है, सिलेबस होता है वो करिकुलम का एक पार्ट होता है। करिकुलम के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल एक्टिविटीज दोनों आ जाते हैं, जबकि सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, फॉर्मल तरीके की जो सब्जेक्ट है, फॉर्मल तरीके की जो एक्टिविटीज है वो ही इंक्लूड की जाती है। ओके, उसके बाद हमने डेफिनेशन देख ली। मॉरिसन जी ने कहा कि उन्होंने मैच्योर पर्सनालिटी के बारे में बताया कि मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर जो है उनके बीच एक घनिष्ठ संपर्क बनाता है, इंटीमेट कांटेक्ट बनाता है। ओके, जैक्सन के अकॉर्डिंग टीचिंग जो होता है वो दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है, उनके बीच में आमने सामने बातचीत होती है, जिसमें टीचर होता है उसका अहम क्या होता है, उसका इरादा क्या होता है कि स्टूडेंट के अंदर चेंज लाना। ओके, स्टूडेंट में बदलाव लाना। जेबी हफ और जेम्स डंकन के अनुसार 4 फेसेस की उन्होंने बात की है। टीचिंग जो है 4 फेसेस में चलने वाली एक गतिविधि एक्टिविटी है, जिसमें करिकुलम फेज, प्लानिंग फेज, इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड लास्ट में आता है आपका इवेल्युएटिंग फेज। आपको ये फेज शायद पूछा जा सकता है जोड़ मिलाने में। डेफिनेशन टीचिंग के आगे देखते थे, एनएल गेज ने बताया कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो उन्होंने बताया कि जो टीचिंग होता है वो पारस्परिक प्रभाव होता है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होता है। ओके, आमने सामने एक दूसरे के साथ पारस्परिक रूप से इन्फ्लुएंस करने वाला एक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर की जो क्षमता है उसके अंदर बदलाव लाना होता है। क्लर्क के अकॉर्डिंग क्या है, क्लर्क ने बताया कि शिक्षण वो एक्टिविटीज को संदर्भित करता है जो छात्रों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए, मतलब छात्रों स्टूडेंट के बिहेवियर में बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन एंड परफॉर्म करता है। ओके, थॉमस एफ ग्रीन ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि शिक्षण जो है ना वो शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। और बियो स्मिथ ने क्या बताया कि भाई शिक्षण जो है वो सीखने को प्रेरित करने, लर्निंग को इंड्यूस करने के लिए करने वाली एक क्या है, सिस्टम है। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने इतना पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करते जाना है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपने आज क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है, कितना आपको याद रहा है, वो सारा कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हो, नेगेटिव कमेंट करना मना है। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर सबको, जय श्री कृष्णा।